Hello students, welcome to SBS English classes. We are here again to discuss active and passive voice. We are going to start tense number 2, present continuous tense. इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताया था, उसमें हमने 24 एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन किए हैं और पूरा प्रयास किया है कि आपको पूरे तरीके से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले आप उसी को स्टडी करेंगे और पूरी वीडियो देखेंगे। वॉच द वीडियो ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, टिल द एंड, so that the topic of active and passive voice may be clear to you. Now we start present continuous tense. इसकी पहचान क्या होती है? नंबर 1, सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर प्लस आईएनजी फॉर्म होती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर आता है। ये पहचान है। ये कई सेंटेंस में कहीं भी हो इज, एम, आर और उसके बाद आईएनजी फॉर्म आ रही होगी। इस टेंस की पी मीन्स पैसिव, वी मीन्स वॉइस। पैसिव वॉइस बनाने के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ इज, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आर और सब्जेक्ट आई के साथ एम के बाद बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय डूअर प्लस अदर। ये जो बाय डूअर होता है पूर्व सब्जेक्ट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, रवि इज राइटिंग एन एसे, ठीक है। रवि एक ऐसे लिख रहा है, तो व्हाट इज रवि राइटिंग एन एसे। ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना देंगे एन एसे, ठीक है। सिंगुलर नंबर है तो इज आएगा। देखिए एक्टिव में राइटिंग होता है, पैसिव में इसको हम बीइंग और राइट की थर्ड फॉर्म। कंटिन्यूस टेंस के पैसिव वॉइस में हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी पास्ट पार्टिसिपल होगा, हेल्पिंग और पास्ट पार्टिसिपल के बीच में बीइंग होगा। यदि बीइंग नहीं है तो फिर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं कहलाएगी। रूल्स के अकॉर्डिंग सेंटेंस किस टेंस में है और उस टेंस की पैसिव वॉइस बनाने का नियम क्या है, ये टू द पॉइंट होना चाहिए। सपोज सेंटेंस तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है और पैसिव वॉइस बनाते समय हमने इसमें बीइंग लिखना छोड़ दिया, तो स्टूडेंट्स इट विल बी रॉन्ग। सो द रूल अकॉर्डिंग टू द टेंस शुड बी करेक्ट। एन ऐसे इज बीइंग रिटन बाय, जो सब्जेक्ट है पहला ये डूअर है, ये डूअर कहलाता है, सब्जेक्ट डूअर। इन एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट इज द डूअर ऑन ऑफ एन एक्शन एंड इन पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट इज नॉट द डूअर ऑफ एन एक्शन। इस पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है ये कार्य को करने वाला नहीं है, बट कार्य इसके लिए किया जा रहा है, ठीक है। किसी के द्वारा, किसके द्वारा? रवि के द्वारा। रवि, द बॉयज आर नॉट हेल्पिंग मी नाउ। तो बॉयज किसकी सहायता नहीं कर रहे हैं? मी की। देखिए
ये रवि नाउन है, तो सब्जेक्ट के रूप में भी रवि है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी रवि है। अब यहाँ पर द बॉयज है, ये भी नाउन है, ये कॉमन नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है, और मी है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में अलग होता है और ऑब्जेक्ट के रूप में अलग होता है। अब ये सब्जेक्ट बनेगा मी, तो इसका सब्जेक्ट होता है आई के साथ एम, नॉट जहाँ है वहीं पर आएगा, बीइंग हेल्प्ड, यहाँ से ऑब्जेक्ट हटा तो इसके स्थान पर ये, अब इस समय पर ये पुराना ऑब्जेक्ट है, अब इसके स्थान पर नया ऑब्जेक्ट आया क्योंकि इसका स्थान तो खाली हो गया, ये तो इधर आ गया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट तो इधर आ गया सब्जेक्ट बन करके, इसका स्थान खाली हुआ तो इसके स्थान पर नया ऑब्जेक्ट आ जाएगा, बाय दी बॉयज नाउ। तो देखिए ये बॉयज कॉमन नाउन है, यहाँ सब्जेक्ट के रूप में भी दी बॉयज है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में भी दी बॉयज है, लेकिन प्रोनाउन यहाँ ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के रूप में आई होता है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव है, इज सी plucking the flowers in the गार्डन। तो सी क्या तोड़ रही है, द फ्लावर्स, प्लूरल है, इधर सब्जेक्ट बनेगा और इसके लिए जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी शुरू में आएगी। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है तो उसे फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में ही पैसिव वॉइस बनाया जाएगा। आर दी फ्लावर्स, ठीक है, हेल्पिंग के स्थान पर हेल्पिंग, यहाँ सी सब्जेक्ट है, यहाँ पर दी फ्लावर्स, और इस प्लकिंग को लिखेंगे बीइंग प्लक्ड। यहाँ ये पुराना ऑब्जेक्ट था, इसका स्थान खाली हुआ क्योंकि ये बाहर चला गया, सब्जेक्ट बन गया, तो इसके स्थान पर नया ऑब्जेक्ट जिसे हम डूवर कहते हैं, बाय डूवर। तो बाय सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, ठीक है। इन द गार्डन ये बाद में आ रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है तो ये बाद में ही रहेगा, ऐसा नहीं कि हम बाय हर को गार्डन के बाद रखें, ठीक है। मैं तो कभी एडवाइज नहीं करता हूँ इस चीज़ के लिए, जहाँ ऑब्जेक्ट है उसके स्थान पर ही आना चाहिए। इन द गार्डन क्वेश्चन मार्क लगेगा। हु इज calling you at the gate, क्वेश्चन मार्क। तो हु का हम बाई होम कर देंगे, अब हु किसे पुकार रहा है, यू को, इसमें ये ऑब्जेक्ट है, इस यू को सब्जेक्ट बनाएंगे और इसके अनुसार होम के बाद आर आएगा। यहाँ पर जो इज आ रहा है ये हु के अनुसार आ रहा है, अब ये जो आर आया है ये बाई होम के अनुसार नहीं, यू के अनुसार आया है आर ये। अब इसे लिखेंगे बीइंग कॉल्ड। अब यहाँ बाई नहीं आया क्योंकि ये पहले ही आ गया है, यानी कि हु जो कि सब्जेक्ट है, बाई होम बाई ऑब्जेक्ट बाई डूअर बन करके ये थर्ड फॉर्म के बाद ना ये शुरू में ही रखा जाएगा, ठीक है। एट द गेट, whose brother is
the boy beating। लड़का किसके भाई को पीट रहा है? तो हमारे जो ऑब्जेक्ट आए हैं, ये नंबर 5 है एग्जाम्पल। 1 to 4 जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं वो मेन वर्ब के बाद आ रहे हैं, यहाँ नहीं है। यहाँ कहाँ पर है? इस हुज वर्ड के साथ है। ये इंटरोगेटिव पजेसिव है, पजेसिव का रूप प्रयोग हो रहा है, ठीक है। और इसे हम इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये नाउन है, ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। तो ये शब्द हमने पहले ही वीडियो में इसको एक्सप्लेन किया था। ये यहीं पर रख करके शुरू में है, यहीं पर रखा इसको हम नीचे उतार लेंगे और इसको सब्जेक्ट बना देंगे। इसके अनुसार यहाँ पर इज आएगा। हम इस इज को नहीं उतार रहे हैं, ब्रदर के अनुसार इज का प्रयोग कर रहे हैं। इज बीइंग बीटन बाय द बॉय। तो ध्यान दें, ये इंटरोगेटिव है, ये भी इंटरोगेटिव है। इसके स्ट्रक्चर के अनुसार इसका स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ तो हेल्पिंग के बाद में सब्जेक्ट आ रहा है, तब बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग के बाद बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म आ रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर क्वेश्चन का इस क्वेश्चन के स्ट्रक्चर से टैली नहीं हो सकता है। तो सो स्टडी द स्ट्रक्चर वेरी वेरी केयरफुली। ओके। सेंटेंस नंबर 6। Why are the boys not playing क्रिकेट? तो बॉयज क्या नहीं खेल रहे हैं? क्रिकेट। क्वेश्चन वर्ड अपने स्थान पर ही रहते हैं, इनका स्थान नहीं बदलता है। केवल नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में है तो बदलेगा, ठीक है। क्रिकेट के अनुसार वाई के बाद में इज आएगा। वाई इज क्रिकेट नॉट प्लेइंग को लिखेंगे हम बीइंग प्लेड बाय द बॉयज क्वेश्चन मार्क। हाउ इज he solving the exercise? ठीक है। तो ही क्या सोल्व कर रहा है? द एक्सरसाइज। हाउ इज, एक्सरसाइज सिंगुलर नंबर है, इज ही के स्थान पर द एक्सरसाइज। सॉल्विंग को लिखेंगे बीइंग सॉल्व्ड, ही का ऑब्जेक्ट हिम, क्वेश्चन मार्क। when is Sita
completing her homework. सीता अपना गृह कार्य कब पूरा कर रही है? तो when is क्या पूरा कर रही है? हर होमवर्क. when is देखिए पॉजिटिव के रूप में है. सी का यानी कि एक वचन स्त्रीलिंग का ऑब्जेक्ट भी हर होता है और पॉजिटिव भी हर होता है. तो इसको स्टडी करने से पता चलता है कि यहाँ पर ये पॉजिटिव के रूप में है या ऑब्जेक्ट के रूप में है. ठीक है, इस चीज़ को हम ध्यान देते हैं. तो when is her homework being completed by Sita. Why is the teacher not teaching us ग्रामर? ठीक है, तो देखिए इस सेंटेंस में जो टीचिंग वर्ब है इसके दो ऑब्जेक्ट हैं, अस और ग्रामर. ठीक है, अस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये व्यक्ति है और ग्रामर एक सब्जेक्ट है, वस्तु है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. सामान्य रूप से जब सेंटेंस के अंदर वर्ब के दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो इनडायरेक्ट पहले आता है और डायरेक्ट बाद में. ठीक है, यदि हम ग्रामर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं ग्रामर के स्थान पर और अस को ग्रामर के स्थान पर आता है कि इनका स्थान बदल देते हैं तो इनडायरेक्ट से पहले यहाँ पर टू आएगा. ठीक है, जब दो ऑब्जेक्ट हैं तो हम पहले वाले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे. वाई तो अपने स्थान पर ही रहेगा. अस का सब्जेक्ट होता है वी के अनुसार यहाँ पर वाई के बाद आर आएगा. वाई आर वी नॉट being taught. पहला ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया और दूसरा ऑब्जेक्ट अपने स्थान पर रहेगा, थोड़ा सा खिसक जाएगा, अपने स्थान पर रहेगा, ग्रामर. इसके बाद डूअर आएगा. अगर सेंटेंस में वर्ब का एक ऑब्जेक्ट है तो बाय डूअर थर्ड फॉर्म के बाद आता है और दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो पहला सब्जेक्ट बनता है, दूसरा थर्ड फॉर्म के बाद जैसे यहाँ पर रखा हुआ है इसके बाद ही डूअर आता है, बाय द टीचर. एक सेंटेंस और समझा देते हैं. वाई आर यू calling Ravi a thief. तुम रवि को चोर क्यों कह करके बुला रहे हो? ठीक है, यू किसे बुला रहा है? रवि को. ये ऑब्जेक्ट है. क्या बुला रहा है? ए थीफ. ये कंप्लीमेंट है, ये इस रवि ऑब्जेक्ट का कंप्लीमेंट है. ठीक है, क्योंकि रवि और थीफ एक ही है, अलग अलग नहीं है. जैसे देखो अस और ग्रामर ये दो ऑब्जेक्ट हैं. ठीक है, हम प्रश्न करते हैं टीचर किसे पढ़ा रहा है? अस को. क्या? ग्रामर. यहाँ देखिए यू किसे बुला रहा है? रवि को. क्या? थीफ. लेकिन अस और ग्रामर एक नहीं है, अलग अलग हैं. यहाँ रवि और थीफ एक ही है, तो जो बाद में आ रहा है वो कंप्लीमेंट है. कंप्लीमेंट कभी सब्जेक्ट नहीं बनाया जाता बल्कि ये पैसिवाइज बनाने के बाद में मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद आता है. तो वाई रवि के अनुसार
इज आएगा, वाई इज रवि बीइंग कॉल्ड ए थीफ बाय यू। देखिए, सेंटेंस को स्टडी करना कंपलसरी है। यदि सेंटेंस को स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, हम रूल्स को लर्न नहीं करते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक यू कांट डू एनी वर्क इन द एब्सेंस ऑफ नॉलेज ऑफ रूल्स। नियमों के ज्ञान के अभाव में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वेदर इट इज इंग्लिश ग्रामर और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। इन एवरी सब्जेक्ट यू हैव टू रोट cram the rules of the topic. So study the rules and examples। इसको हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने सभी प्रकार के सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस आपको एक्सप्लेन की है। यदि कोई समस्या आती है तो प्रत्येक प्रकार के सेंटेंस की पैसिव वॉइस बना करके उससे टैली करके देखें। यू विल चेक द सेंटेंस योरसेल्फ। टीचर को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रत्येक सेंटेंस जब वाई का है तो ये किस प्रकार का है, इसे मिला करके देखें। ये वाई का है, इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, तो मिला करके देखें क्या आपने इसी प्रकार से बनाया है। इस चीज़ के तो आपको स्टडी करनी पड़ेगी, रूल्स स्टडी करने पड़ेंगे और वीडियो को बार बार देखना पड़ेगा। और हाँ, अपनी समस्याओं को हल करने के लिए और नए नए अपडेट्स प्राप्त करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो वॉच द टीवी again and again to solve your problems. I hope the chapter will be clear to you. Thanks.